Hello, good afternoon, HYBSC students. So, in the last week, we were discussing about that classical era, and till here, that Ptolemy in the second century, till here, I discussed. Now, I'm going to discuss today the Greek science. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द फिफ्थ सेंचुरी BC the revolutionary change came about that is associated with the name of the Hippocrates. आपने हिपोक्रेट का नाम तो सुना ही होगा, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, प्लेटो। तो फिफ्थ सेंचुरी में एक बहुत बड़ा चेंज आया था, वो हिपोक्रेट की वजह से, उसमें हिपोक्रेट का नाम लिया जाता है। इट वॉज हिपोक्रेट एंड हिज स्कूल who influenced by the rise of natural philosophy first instituted that the disease was a natural, not a supernatural phenomenon. तो हिपोक्रेट्स ने खुद ने बताया था और उसके स्कूल में भी उसने बताया था कि उस टाइम में जो बीमारियां होती थी तो ये नेचुरली है, कि बीमार होना एक नेचुरल बात है, ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, सुपर नेचुरल फिनोमेना नहीं है। हिपोक्रेट्स इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिपोक्रेट्स को ये याद रखना है आपको, हिपोक्रेट्स को is called or as considered the father of medicine. Even the maladies as striking as the epilepsy, whose seizures appear to be divinely caused, were held to originate in the natural causes within the body. तो उन्होंने क्या बताया कि मिडल एज में इवन मैलेडीज एज स्ट्राइकिंग एज अ एपिलेप्सी। तो मेलिस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में अगर कुछ भी हलचल होती है, कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, तो उसकी वजह से उसने बताया था कि जो मेलोडीज हैं तो वो एपिलेप्सी एपिलेप्सी की तरह या काम करते हैं या स्ट्राइकिंग देते हैं, सीजर्स अपीयर टू बी डिवाइनली कॉज। तो उस टाइम कि ज़्यादातर हम बोलते हैं ये मेलोडीज उसको डिजीज को तरह दिखाया जाता है। मेलोडीज का मतलब और डिजीज होता है, ये कोई फिनोमेनन नहीं है। वो सीजर्स अपीयर टू बी द डिवाइनली कॉज वर हेल्ड टू ओरिजिनेट इन द नेचुरल कॉजेज विद इन द बॉडी। ये नेचुरली हमारी बॉडी में होता ही है। फॉर एग्जाम्पल बुखार होना, सर्दी खांसी होना, ये सब नेचुरल है, ये कोई डिवाइनली फिनोमेना नहीं है। द हाइट ऑफ मेडिकल साइंस इन द एंटीक्विटी was reached late in the Hellenistic period। तो जब भी मेडिकल साइंस की बात की जाती है तो मेडिकल साइंस में ये जो हेलेनिस्टिक पीरियड था, ये हम बोलते क्लासिकल इरा था, उसमें वो बहुत ही मीन्स देरी तक मेडिकल साइंस उस तक पहुंचा। Much work was done at the Museum of Alexandria Research Institute, set up under the Greek influence in the Egypt in the 3rd century BC to sponsor learning in the general। तो अलेक्जेंडर के हिसाब से अलेक्जेंडर ने एक म्यूजियम सेटअप किया था। दैट म्यूजियम वर्क पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने एक ऐसा म्यूजियम सेटअप किया था कि जहाँ पे वो जनरली सभी बातों में या सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पे वो लोग सीख सके या सभी चीज़ें वहाँ पे सीख सके। इसकी वजह से उन्होंने इजिप्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस के नीचे एक म्यूजियम सेटअप किया था। द हार्ट एंड द वस्कुलर सिस्टम वर इन्वेस्टिगेटेड एज वर द नर्व्स एंड द ब्रेन। तो जैसे आप साइंस, आपको पता होगा हार्ट और वस्कुलर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा है, वैसे ही द नर्विंग सिस्टम एंड ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ऑर्गन्स ऑफ द thoracic cavity The organs of the thoracic cavity were described as an attempt were made to discover their functions। तो अभी यहाँ पे थोरिक थोर थोरेकिक का मतलब होता है, थोरेकिक का मतलब कि the organs of thoracic cavity were described, तो उसका मतलब है रिलेटेड टू थ्रोट और विच इज लोकेटेड विद इन, उसको थ्रोट से ही हम बोलते हैं कि जो थोरेटिक मीन्स थोरेटिक कैविटी मीन्स गले से लेकर या कोई भी बीमारी है, कि जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल थायराइड का हम सब बहुत ही अभी पास
10 साल में या 15-20 साल में हमको थायराइड के बारे में पता चले। तो ये जो उन्होंने बताया था कि थैरोटिक कैविटी का जो ऑर्गन्स है उसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था उस टाइम, और उसकी फंक्शन क्या है वो भी उन्होंने बताया था। वो किसने बताया था? हिप्पोक्रेट्स ने बताया था। The other notable scientists and their achievements include the हेरोफिलोस जो यहाँ पे देखिए आपको टाइम बताया गया है 335 to 280 BCE means before Christ, who was the first based medical conclusion on the dissection of the human body and described the nervous system. तो हेरोफिल्स ने ये नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था और ह्यूमन बॉडी के बारे में जो हम बोलते ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया था। Then Archimedes, the geometer, the physicist and the engineer who laid the foundation of the hydrostatic and static and explained the principle of the lever. तो आर्चिमिडीज ने ये जो एक फिजिसिस्ट थे, जो ज्योमेटर थे और जो इंजीनियर थे, उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोस्टेटिक का और स्टेटिस्टिक का बेस उन्होंने बताया था, फाउंडेशन उनका बताया था। और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लीवर कि लीवर का फंक्शन क्या होता है, या लीवर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो उन्होंने बताया था। देन एरोस्थेनिस Eratosthenes, who measured the distance between the sun and the earth as well as the size of the earth. एरोस्थेनेस ने तो सन और अर्थ में कितना डिस्टेंस है और साइज अर्थ का क्या साइज है वो भी उन्होंने बताया था। आगे का पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज साइंस। The geometry developed as the result of need, measure land, and while algebra was important from the India. तो ज्योमेट्री एक हमारा मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे हम लैंड को मापा जाता है उसलिए ज्योमेट्री ज़रूरी है। और उसके बाद अलजेब्रा, जैसे हमने आई थिंक 10th 12th में या 11th में अलजेब्रा का हमने इस्तेमाल करते थे सम्स को सॉल्व करने के लिए, तो वो ये इंडिया से आया था अलजेब्रा। During the 2nd century BCE, after many centuries and generations, the mathematical treatise named 9 chapters on the mathematical art was completed. कि 2nd century के दौरान जब हम बहुत सारी जब जनरेशन की बात करें 2nd century के दौरान मैथमेटिकल ट्रेटिस मीन्स मैथमेटिकल द 9 chapters on the mathematical art was completed। उस टाइम मैथमेटिकल का जो हम बोलते हैं सब्जेक्ट था उसको लेकर एक नया आर्ट मैथमेटिकल आर्ट वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। This work contained mostly practical mathematical procedure including the topics such as determining the areas of the fields of the different shapes for the taxation and taxation purposes, and pricing of the different goods and commodities, rate exchange and equitable taxation। तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कि कुछ मापना है तो नापने के लिए कि जैसे फील्ड है एरिया है उसको नापने के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, उस टॉपिक का इस्तेमाल किया जाता था कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट शेड्स हैं उसको टैक्सेशन के पर्पज से वहाँ पे ढूंढा गया था कि प्राइसिंग ऑफ द डिफरेंट गुड्स, इसके लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किस चीज़ से हम नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, एंड कमोडिटीज रेट एक्सचेंज तो और इक्विटेबल टैक्सेशन। तो कमोडिटीज रेट एक्सचेंज के लिए और इक्विटेबल टैक्सेशन के लिए मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता था। ओके, आगे का देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि दिस बुक डेवलप्स द अलजेब्रा ज्योमेट्री एंड आल्सो मेंशन द नेगेटिव क्वांटिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो ये जो बुक है द 9 chapters ऑन द मैथमेटिकल आर्ट, ये जो बुक है उसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव क्वांटिटीज जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुए थे उसका ये बुक ने हमको दिया था, मीन्स ये बुक में बताया गया था। देन Zhu, sorry, Zhu Chongli, Zhu Chongzi, Zhu Chongzi estimated the right value of the pi to the sixth decimal place
and improve the magnet which had been discovered centuries earlier. तो ये जो जू चोंगजी है, उन्होंने क्या बताया कि पाई का राइट वैल्यू क्या है और 6 डेसिमल प्लेस उसका क्या है, ये बताया था, जिसकी वजह से मैग्नेट कि मैग्नेट क्यों इस तरफ हम बोलते हैं कि आयन की तरफ खींचा जाता है, उन्होंने इस सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था और ढूंढा था। वेर द चाइनीज डिस्प्लेज द एक्सेप्शनल टैलेंट वॉज एट मेकिंग इन्वेंशन। तो उस टाइम जो चाइनीज पीपल थे या चाइना था, वो उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट था। द गन पावर, पेपर, wood block printing, that compass known as the south pointing needle are some of the many Chinese inventions। जो Chinese invention में आते हैं, जैसे गन पाउडर, आपको पता है गन में इस्तेमाल किया जाता है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कि जो हम बोलते हैं कि नक्शी काम बोलते हैं या लकड़े पे बनाया जाता है, तो वो एक पेंटिंग उन्होंने ढूंढा था, कंपास उन्होंने ढूंढा था। डिस्पाइट दैट इमेंस क्रिएटिविटी, इट इज अ आयोनिक despite this immense creativity, it is the ironic that Chinese industrial life did not undergo any significant development between the Han dynasty to the fall of Manchu। तो ये शायद ये दोनों इन्वेंटर रहे होंगे या साइंटिस्ट रहे होंगे कि उन्होंने बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ बहुत सारे इन्वेंशन भी किए, और चाइनीज इंडस्ट्रियल लाइफ डिड नॉट अंडरगो एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कि जो चाइनीज इंडस्ट्रियल लाइफ था उसके ये जब दो साइंटिस्ट थे उनके दौरान इतना ऊंचा नहीं गया था या नीचा भी नहीं गया था, एनी सिग्निफिकेंट, हाँ सॉरी मीन्स इतना ऊंचा नहीं गया था कि कोई अच्छा एक इन्वेंशन नहीं हुआ था, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे का पॉइंट देखते हैं, इस्लामिक साइंस। The torch of ancient learning passed first to one of the invading groups that helped bring down the Eastern Empire. That torch of ancient time learning passed first to one of the invading groups that helped bring down to the Eastern Empire। तो इस्लामिक साइंस की अनुसार जो टॉर्च का जो इन्वेंशन हुआ था वो सबसे फर्स्ट टाइम आई थिंक वहाँ पे हुआ था, और जो पहली बार ईस्टर्न एम्पायर में लाया गया था। इन द 7th century the Arabs in the 7th century, the Arabs, inspired by the new religion, burst out of the Arabian Peninsula and laid the foundation of Islamic empire that eventually reviled that the ancient Rome। कि सेवेंथ सेंचुरी में अरब लोगों ने या अरब देश में एक नया धर्म स्थापित हुआ था, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक एम्पायर, उन्होंने स्टार्ट किया था इन द एंशियंट रोम। रोम में उन्होंने इस्लाम धर्म का स्थापन किया था। द अरब द एंशियंट साइंट वॉज द प्रीसियस ट्रेजर, कि अरब है उनके पास बहुत ही कीमती या बहुत ही ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन उन्होंने किए थे। द कुरान, द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम, पर्टिकुलर प्लेस द मेडिसिन एज एन आर्ट क्लोज टू गॉड। जो कुरान में उनका जो इस्लाम का जो एक कुरान ये होली बुक है, उन्होंने जो मेडिसिन या जब भी ये मेडिसिन ढूंढी गई थी तो उन्होंने ऐसा बताया था, उसमें ऐसा बताया कि ये जो खुदा के बहुत करीब है, तो किसी को दवाई देना या दुआ देना, एक जैसे हम जिसे दुआ देते हैं और वैसे किसी को दवाई दी जाती है, तो वो भगवान के या खुदा के बहुत पास होता है। द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी वर बिलीव टू बी वन वे ऑफ glimpsing what गॉड विल फॉर ह्यूमन काइंड। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये उसमें बिलीव करते कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से या भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। कॉन्टेक्ट विद द हिंदू मैथमेटिक्स एंड द रिक्वायरमेंट द एस्ट्रोनॉमी stimulated the study of numbers and geometry। तो जब हम हिंदू मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उस टाइम एस्ट्रोनॉमी ने ये नंबर्स जो ढूंढे गए हैं और ज्योमेट्री जो ढूंढा गया था, ये हिंदू मैथमेटिक्स में आता है। हिंदू मैथमेटिक्स के अनुसार एस्ट्रोनॉमी ने ये स्टडी उन्होंने इन्वेंट किया था। द राइटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने नहीं किया था, लेकिन एस्ट्रोनॉमी
वो जो हिंदू मैथमेटिक्स ने जो इन्वेंशन किया था, नंबर्स दिए, ज्योमेट्री दिया, तो उनको सराहते थे। द राइटिंग ऑफ हेलेंस वेर therefore eagerly sought and translated, then thus much of the science of antiquity passed into द राइटिंग ऑफ हेलेंस, मीन्स हेलेंस का लिखा हुआ जो राइटिंग था या कुछ भी होगा, तो वो ट्रांसलेट किया गया। सो एज मच ऑफ द साइंस ऑफ एंटीक्विटी पास इनटू, आगे का पॉइंट देखते हैं। पास इनटू इस्लामिक कल्चर, तो हेलेंस का लिखा हुआ राइटिंग साइंस के हिसाब से, या उस टाइम साइंस ने जो ढूंढा था, तो साइंस में जो इन्वेंशन होते तो तब भी ट्रांसलेशन होता था जो इस्लामिक कल्चर तक पहुंचा। ग्रीन मेडिसिन एंड ग्रीन एस्ट्रोनॉमी, green medicine and green astronomy and astrology, the Greek mathematics, together with the philosophical work of Plato and particularly Aristotle, were assimilated in Islam by the end of 9th century। तो यहाँ पे कैसा बताया गया है कि जो ग्रीक मेडिसिन था, ग्रीक मेडिसिन था, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी था, ग्रीक एस्ट्रोनॉलॉजी था, ग्रीक मैथमेटिक्स था, वो सब साथ में मिलके मीन्स प्लेटो और एरिस्टोटल के जो उनका जो फिलोसॉफी वर्क था, उनके साथ में मिलके उन्होंने इस्लाम को एसिमिलेटेड, मीन्स इस्लाम को भी उन्होंने कंसर्न किया, एक साथ उनके साथ वो खड़े रहे बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी खत्म होने से पहले एरिस्टोटल, प्लेटो, ग्रीक मेडिसिन, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, ग्रीक एस्ट्रोनोलॉजी, ये सब साथ में मिलकर काम किया। Islamic astronomy and astrology were aided by the construction of the great astronomical observation that provided accurate observation against which Platonic prediction could be checked। तो इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी में या इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किए वो पूरे के पूरे एक्यूरेट थे, कि जो प्लेटोनिक ने प्रिडिक्शन दिया था कुड बी चेक, कि हाँ ये आप प्लेटोन प्लॉटोनिक ने ये जो पहले इन्वेंशन किया था उससे उन्होंने बताया भी था कि ये प्रिडिक्शन शायद सही हो या ना हो, लेकिन उसके बाद जो इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी थे उन्होंने उनको ये सही साबित किया। द नंबर fascinated the numbers fascinated Islamic thinkers, and the fascination served as the motivation of the creation of the algebra from Arabic al-Jarbeh and the study of algebraic function। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि fascinated, the number fascinated, fascinated, fascinated नहीं, sorry, fascinated, तो नंबर fascinated in Islamic thinkers। तो ये इस्लामिक थिंकर जो कि फैसिनेटेड मीन्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन समथिंग, तो इस्लामिक थिंकर्स थे ये बहुत ही हम बोलते हैं कि और जो फैसिनेशन सर्व एज द मोटिवेशन ऑफ द एल्जिब्रा, तो एल्जिब्रा में जो इस्लामिक थिंकर्स है उनका ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उसके हिसाब से एल्जिब्रा को ज़्यादा मोटिवेशन दिया कि एल्जिब्रा का काम या एल्जिब्रा का स्टडी किस फंक्शन में, एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या है, किस तरह से उसको स्टडी किया जाता है, वहाँ पे इस्लामिक थिंकर ने उनका योगदान दिया था, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस्लामिक थिंकर्स के अंदर। दूसरा है देखिए, यहाँ पे आप सब नाम पढ़ सकते हैं कि जैसे एरिस्टोटल तो ग्रीस, हिपोक्रेटिस ग्रीस, बेंजो चाइना, कन्फ्यूशियस चाइना, लेजो लेजो जी लेजो जी चाइना, देन कॉन्स्टेंटाइन रोम, इतिहास रोम, प्लेटो ग्रीस, पाइथागोरस ग्रीस, जीसस रोम, सेंट पॉल रोम, थियोडियस थी थियोडोसियस रोम। तो यहाँ पे सब साइंटिफिक फिलोसोफर या क्लासिकल इलाके फिलोसोफर के नाम दिए गए हैं। ओके।
तो आगे हम बढ़ते हैं नया क्वेश्चन के और कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस मिडल एज। हम मिडल एज की बात करना, द डार्क एजेस ऑफ द मिडिवल पीरियड। द अर्ली मिडिवल पीरियड अबाउट AD that 500 to 1000 is regarded as the true dark ages where medieval society slipped into the barbarism and ignorance। बार्बेनिज्म का मतलब है कि जो ये पीरियड मिडिवल एज पीरियड बताया गया है, तो ये 500 से लेके 1000 तक ये जो मिडिवल पीरियड बताया गया है, तो बार्बरिज्म का जो पीरियड बताया, सॉरी कि अर्ली मिडिवल पीरियड बताया गया कि 500 से लेकर 1000 तक, तो उसको डार्क एज बताया गया है क्योंकि उसमें ज़्यादातर कोई इन्वेंशन भी नहीं हुआ था और उसको इग्नोर किया गया था। जस्ट मिनट में आपको बार बार्बरिज्म का मतलब बताती हूँ। क्रूअल, हाँ। तो बार्बरिज्म का मतलब है क्रूअल और वायलेंट कंडीशन। तो मिडिवल एज में इतना कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ था, लेकिन अब हम फिर से देखते हैं कि मिडिवल एज में थोड़ा सा क्या हुआ। Many historians and scientists regarded the Western Europe after fall of Roman Empire as completely devoid of interest and barren wilderness in the history of the science। कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप था, रोमन एम्पायर के हम बोलते हैं कि रोमन एम्पायर जब ख़त्म हो गया तो वेस्टर्न यूरोप ये पूरी तरह से एक हम बोलते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सहा, या उस टाइम में बहुत कुछ ऐसा बुरी घटनाएं हुई थी कि जिसको हिस्ट्री में उसको याद किया जाता है, बैरन वाइल्डरनेस। दिस टाइम द फ्रेम वॉज नोन एज द डार्क एज। तो ये टाइम को और इस फ्रेम को डार्क एज के हिसाब से माना जाता है, बताया जाता है। द ग्रीक एंड रोमन एजेस ऑफ रीजन एंड हाई फिलोसॉफी डिड नॉट प्रिवेल। तो ग्रीक और रोमन एजेस में जो हम बोलते हैं कि हाई फिलोसफी, इसमें एक्सप्लोर नहीं हुआ था, कि जो क्लासिकल इरा में उतना एक्सप्लोर हुआ था, इतना ये मिडिवल एज में एक्सप्लोर नहीं हुआ था। द कॉन्स्टेंट वॉर एंड द पॉपुलेशन शिफ्ट मार्क दिस टाइम फ्रेम। तो उस टाइम भी जैसे अभी का जो सा टाइम चल रहा है, कॉन्स्टेंट वॉर एंड पॉपुलेशन शिफ्ट मार्क दिस टाइम, कि पॉपुलेशन भी था वो माइग्रेशन की ओर बढ़ रहा था। देन रेडिंग सेक्शन, देन विकिंग्स एंड अदर पीपल halted द प्रोग्रेस। तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं कि रेडिंग सेक्शन थे, देन दूसरे हैं विकिंग्स हैं, और जो दूसरे जो व्यक्ति थे उन्होंने प्रोग्रेस आई थिंक रोक दिया था। होल्टेड मीन्स उनको रोक देना। उनके टाइम में मीन्स शायद वो, हम इसको दूसरी ओर से भी ले सकते हैं कि शायद वो राजा रहे हों, किंग रहे हों, और उसके टाइम में कुछ कुछ थम सा गया। लेकिन उसका मतलब है हर्टल मीन्स हैविंग अ मैनर और वॉकिंग दैट इज impaired by the limb, hurted, or to walk or proceed lamely, or to be to be in the state of uncertainty, doubt between the alternate courses or choices। तो halted the progress means उनका जो हम बोलते हैं कि लोगों की तरफ देखने का जो जरिया होगा, तो शायद वो शकी नज़र से देखते थे, तो उसकी वजह से चॉइस उनके पास वो चॉइस नहीं कर पाते, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉर और पॉपुलेशन शिफ्टिंग, ये सब कुछ उस टाइम में हुआ था। इन द years immediately after the fall of Rome, there was a period of readjustment, and where the medieval society was more concerned with keeping peace and empire building than nurturing center of learning। तो जैसे कांस्टेंट वॉर की वजह से एक जैसे हर एक को शांति का
अनुभव होना चाहिए, शांति चाहिए, उस टाइम में भी वैसा कुछ हुआ होगा। तो ये जो पीरियड था तो उसको रीएडजस्टमेंट बोलते थे, क्योंकि जो मिडिवल सोसाइटी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम लोगों को पीस की ज़रूरत थी, एम्पायर की ज़रूरत थी, ना कि नर्चरिंग सेंटर और नर्चरिंग सेंटर की जो लर्निंग की लर्निंग में क्या क्या नया इन्वेंशन होना चाहिए। उससे बेहतर है कि हमको एक पीस, एक ऐसा एम्पायर या एक ऐसा पीस मिले कि जो वहाँ पे लाइफ अच्छी तरीके से गुजार सके, ऐसा लोग वहाँ पे चाहते थे। Despite this, the Charlemagne tried to establish a scholastic tradition. The later Middle Ages saw the advancement in the philosophy of the science and the refinement of the scientific method. तो उससे भी आगे जब चार्ल्स मैग्ने थे, उन्होंने स्कॉलास्टिक ट्रेडिशन एस्टेब्लिश किया था, जिसकी इम्पैक्ट हमें लेट मिडल एजिस में हम जो एडवांसमेंट है फिलोसफी उसमें हम देख सकते हैं। फार फ्रॉम बीइंग बैकवर्ड्स, medieval society overshadowed by Islam and Byzantium, scholasticism acted as a nucleus for the Renaissance and the Enlightenment. तो उसके बाद जो हम जब मिडिवल सोसाइटी की बात करते हैं उसको डार्कन एज बताया जाता है, तो उससे आगे उसका जो ओवरशेडो बाय इस्लाम एंड बाय बेंजेंटियम स्कॉलास्टिसिज्म एक्टेड एज अ न्यूक्लियस रेनेसेंस एंड एनलाइटमेंट। तो उसके इम्पैक्ट इस्लाम पे भी और बेंजेंटिव स्कॉलास्टिसिज्म पे भी उसके इम्पैक्ट पड़ी थी। लेकिन उसको उन्होंने किस तरह से देखा, तो उन्होंने एक उसको रेनेसेंस एज मीन्स हम बोलते हैं कि एनलाइटमेंट एज में या एज ऑफ रीजन इसमें देखा था। तो उसको एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है कि उसको एक आशा की किरण की तरह, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल्स दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल और इज एनक्लोज। और दूसरा उसका मतलब है द स्मॉल ब्राइट बॉडी, द हेड ऑफ द कमेट, और द स्मॉल ब्राइटर एंड डेंसर पोर्शन ऑफ द गैलेक्सी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो उसका मिडिवल एज में उसका जो डार्कन एज था, पर उसका कुछ ये चार्ल्स मैंगे ने कुछ स्कॉलास्टिक ट्रेडिशन एस्टेब्लिश किया था, तो उसकी वजह से उसका जो ओवर शेडो था उस पर इस्लाम पे भी दिखा देता था और बेंजिन पे भी दिखा देता था। लेकिन उन्होंने ये रेनेसांस एज में एक आशा की किरण की तरह उनको ये देखा गया था। टू द सर्टेन एक्सटेंट देयर वेर स्टिल फेंट glimmering. There, to certain extent, there was still faint glimmering that great minds were exploring in the universe and trying to find the answer. कि उसके अलावा भी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे या बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो दुनिया में जो एक्सप्लोर कर रहे थे और उसका आंसर उनको बता रहे थे। देन हाई मिडल एज की 1000 to 1300। तो मिडल एज की बात करें तो 500 से लेके 1000 तक, और एडी तो जब हम 1000 से लेके 1300 तक। तो briefly explain the characteristics achievements in the high middle ages. So during the middle ages the endless warning in the western Europe decreased। तो जब तक ये मिडल एज था तब तक वेस्टर्न यूरोप में बहुत ही, जैसे रोमन एम्पायर फॉल डाउन हो गया उसके बाद उसका जो हम बोलते कि उसका बैड पीरियड स्टार्ट हो गया था, डिक्रीज हो गया था। द पॉपुलेशन ग्रू एंड शेयर द क्रिश्चियन आइडेंटिटी गिव सम यूनिटी ऑफ द पर्पस। रोम, आयरलैंड टू इटली एंड फ्रॉम डेनमार्क टू स्पेन। तो ये जो एरिया आपको बताए गए रोम से लेके आयरलैंड टू इटली तक, डेनमार्क से लेके स्पेन तक, तो उसको उन्होंने क्या बताया था कि उस टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक आइडेंटिटी बनाया था कि यूनिटी ऑफ पर्पस। क्रिश्चियनिटी में भी बताया जाता है कि हाँ, क्रिश्चियनिटी यूनिटी का एक पर्पस बताया जाता है, इसके हिसाब से क्रिश्चियनिटी वो रिलीजन एस्टेब्लिश हुआ था।
as a trade increased, so also did the exchange of the ideas. उस टाइम भी ट्रेड होता था. The merchant and mercenaries brought back ideas from Moorish Spain and Holy Land and Byzantium. तो जो मर्चेंट्स आते थे, जो मर्सिनरीज थे, वो भी अपना जो वहाँ से आते थे, तो वो मोरिस से, स्पेन से, हॉली लैंड से और बेंजेंटियम से उनका आइडिया एक दूसरे के पास होता था. कहाँ पे पास होता था? तो इटली में, डेनमार्क में, स्पेन में, रोम में. Muslims translated many of ancient Greek texts into the Arabic, and in the middle of the 11th century, the scholars from all around the Europe flocked to the Spain to translate this book from Arabic to Latin. तो मुस्लिम लोगों ने उस टाइम जो एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट थे, उन्होंने अपनी भाषा में या अरेबिक में ट्रांसलेट किए थे 11th सेंचुरी के दौरान. और बहुत सारे ऐसे स्कॉलर थे कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे स्कॉलर थे जिन्होंने यूरोप से लेकर स्पेन तक ऐसे बहुत सारे स्कॉलर थे जिन्होंने ग्रीक एंशियंट जो अरेबिक का जो ट्रांसलेट किया गया था ग्रीक से अरेबिक में, और अरेबिक का उन्होंने लेटिन में उन्होंने ट्रांसलेशन किया था टेक्स्ट. The knowledge pathway was created for the knowledge of the Greeks to pass into the Europe. और जो ग्रीक का नॉलेज था वो यूरोप तक पहुंच चुका था. The school set up by the Tsar Magnin blossomed into the university. Many scholars such as Girard of Cremona learn Arabic so that they might complete that task. तो कुछ चार्ल्स मैगी ने कुछ यूनिवर्सिटी या स्कूल सेटअप किया था और उसमें ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पे दो स्कॉलर्स का नाम दिया गया है, जेरार्ड ऑफ क्रेमोना, और जिसने अरेबिक सीखा था कि जिसकी वजह से वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके. आगे का पढ़ लेते हैं. ओके, आगे का देखते हैं यहाँ पे. By the 12th century, the center of learning known as the Studium General and sprang up across the Western Europe, drawing scholars from the far field, afield, and mixing the knowledge of ancient Greek with the new discoveries of the great Muslim philosopher and scientist. तो 12 सेंचुरी तक, 12वीं सेंचुरी तक कि ये जो हम बोलते हैं कि एक सेंटर ऑफ लर्निंग नोन एज स्टूडियम जनरल sprang up across the western Europe. ये जो हम बोलते हैं कि ये सेंटर था स्टूडियम जनरल, वो एक पढ़ने का या लिखने का एक जरिया बन गया था, एक सेंटर बन गया था और वो वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच गया था. लेकिन यहाँ पे ऐसे ड्राइंग स्कॉलर फ्रॉम फार अफील्ड एंड मिक्सिंग द नॉलेज ऑफ एंशियंट ग्रीक विद द न्यू डिस्कवरी, कि उस टाइम ग्रीक में बहुत इन्वेंशन हुए थे ना, कि क्लासिकल एरा में ग्रीक इन्वेंशन बहुत हुआ था. तो उस ग्रीक नॉलेज को उन्होंने अपने कुछ न्यू डिस्कवरी के साथ और मुस्लिम फिलोसोफर और मुस्लिम साइंटिस्ट उन्होंने भी कुछ अपनी न्यू डिस्कवरी के साथ वापस उनको मिला था. मिडल एज में वापस उन्होंने दिया कुछ न्यू इन्वेंशन करके. दिस ब्लेंड ऑफ आइडियाज फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिश्चियन scholasticism, and with much of the scholastic schools of thought turned towards the theology and also began to integrate the scientific empirism with the religion. तो ये जब आइडियाज जो चेंज हुए क्रिश्चियनिटी को लेके, दिस आइडिया द ब्लेंड ऑफ द आइडियाज फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिश्चियन स्कॉलास्टिसिज्म. क्रिश्चियन स्कॉलास्टिसिज्म से आया थे ये सब जो आइडिया आते थे ग्रीक का वगैरह. तो विल्स मच ऑफ स्कॉलास्टिक स्कूल ऑफ थॉट टर्न टुवर्ड्स द थियोलॉजी, उन्होंने एक थियोलॉजी या थियरी में उसको ढालने का सोचा और उसके बाद it began to integrate the scientific empirism with the religion.
तो एक जो साइंटिफिक एम्परिज्म या साइंटिफिक एम्पायर उनको देखने को मिला, वो उनके साथ एक क्रिश्चियन रिलीजन भी हमको देखने को मिला। तो विल्स का मतलब है सो लॉन्ग। विल्स का मतलब है सो लॉन्ग और एज लॉन्ग एज, तो बहुत लंबे टाइम तक ये देखने को मिला। This period may not have seen the great technological advance of Greek, Roman, Chinese, Persian, or Muslims, but the contribution of the great thinkers such as Thomas Aquinas, Grosset, Grosset Taste, and Francis Bacon and William of Ockham to the creation of scientific method cannot be underestimated. तो इस समय के दौरान उतना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हुआ था क्योंकि उसको डार्क एज बताया गया था, लेकिन जो ग्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो ग्रीक्स ने दिए, रोमन्स ने दिए, चाइनीज ने दिए, मुस्लिम लोगों ने दिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, और दूसरे जो थिंकर्स थे, थिंकर्स थे मीन्स उसके दौरान क्या हुआ था कि ग्रीक ने, रोमन ने, चाइनीज ने, पर्सियन और मुस्लिम इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे थिंकर्स थे जैसे थॉमस एक्विंस है, ग्रॉसिस्टी है, फ्रांसिस बेकन है, विलियम ऑफ ऑकम है। उनका जो साइंटिफिक मेथड था, उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस था, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको हम नहीं भुला सकते। Thomas Aquinas, while more interested in using the philosophy to prove the existence of the God, and oversaw the shift from the Platonic reason towards the Aristotelian empirism. तो थॉमस एक्विन ने क्या बताया, वो थॉमस एक्विन किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बताया कि भगवान है, उन्होंने अपनी फिलोसफी से बताया था, और वो थोड़ा सा हम बोलते हैं कि oversaw the shift from the Platonic reasoning toward the Aristotelian empirism. वो थोड़ा सा एरिस्टोटल का जो फिलोसॉफी था, उनसे वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने भगवान के बारे में कि भगवान सही में है, ऐसा एक फिलोसफी उन्होंने दिया था। रॉबर्ट ग्रोसेटी, one of the major contributors to the scientific method, and founded the Oxford Franciscan school and began to promote the ड्यूरालिस्टिक साइंटिफिक मेथड फर्स्ट proposed by the Aristotle। ये जो साइंटिफिक मेथड जो फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने ढूंढा था, उसमें रॉबर्ट ग्रोस्टो ने एक वो मेजर कंट्रीब्यूटर थे साइंटिफिक मेथड के लिए, कि उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड फ्रांसिस्कन स्कूल स्टार्ट किया था, जिसमें साइंटिफिक मेथड जो एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था उसको स्टार्ट किया था। His idea of resolution and composition involve the experimentation and prediction। तो एक्सपेरिमेंटेशन को लेके और प्रिडिक्टेशन को लेके उसका जो आइडिया था, उसको किस तरह से कंपोज किया जाए, उसको किस तरह से उसका री यूनाइटेड या हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, वो ऐसा फर्मली मानते थे। ही फर्मली बिलीव दैट द ऑब्जर्वेशन शुड बी यूज टू प्रपोज एज ए यूनिवर्सल लॉ, एंड दिस यूनिवर्सल लॉ शुड बी यूज टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स। तो जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है वो हम बोलते कि यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को लेके जब उसका प्रिडिक्ट उसको दुनिया के सामने रखा जाता है, एज अ रिजल्ट उसका देखा जाता है। So this was very similar the idea of ancient astronomers, and who used the observation to discern the trends, and they used these trends to create the predictive models of astronomical events। उस टाइम में कि जब हम एंशियंट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम एंशियंट एस्ट्रोनॉमर का जो ऑब्जर्वेशन था टू डिसर्न द ट्रेंड्स मीन्स इस ट्रेंड को उन्होंने क्या किया था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो सही था या गलत, उसको हाँ बताने के लिए, और दिस ट्रेंड
टू बी क्रिएटिव प्रिडिक्टिव मॉडल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी इवेंट। तो उसको हम बोलते हैं कि उसको जानने के लिए, दिशा में जानने के लिए, उस ट्रेंड को जानने के लिए, वापस वो ट्रेंड को क्रिएट करने के लिए प्रिडिक्टिव मॉडल्स एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के लिए रखे गए। आगे का देखते हैं। So Grossetti was one of the first to set this out as a empirical process, and his idea influenced such luminaries as Galileo and set the path for 17th century, the age of enlightenment. तो ग्रेसेटी थे जो फर्स्ट हम बोलते कि उन्होंने सबसे पहले क्या सेटअप किया था, तो एम्पिरिकल प्रोसेस, और उसका जो आइडिया था कि ल्यूमिनरीज एज अ गैलीलियो एंड सेटअप द पाथ फॉर द 17th सेंचुरी फॉर एज ऑफ एनलाइटमेंट। ओके, तो उन्होंने एक गैलीलियो से, जो हम बोलते कि गैलीलियो जो थे साइंटिस्ट थे, उनके उनसे वो इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने क्या बताया, his biggest influence was more immediate and reflected in the impact to the scientific method made by his pupil रॉगर बेकन। कि उनके जो स्टूडेंट थे, उनका जो साइंटिफिक मेथड का जो काम करने का जो तरीका था, उसके ऊपर उनके जो स्टूडेंट थे रॉगर बेकन, उनका क्या मानना है वो वहाँ पे हमको दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, रॉगर बेकन इज अ नेम दैट बिलोंग्स टू alongside the Aristotle, Avicenna, and Galileo Newton as one of the great minds behind the formation of scientific method. He took the work of Rossetti and Aristotle and Islamic alchemists and used it to propose the idea of induction as the cornerstone of empiricism, and he described the method of observation, prediction, and experimentation, and also adding the result that should be independently verified, documenting his result in the field so that others might repeat the experiments। मीन्स ये जो रॉबर्ट बेकन थे वो किसके स्टूडेंट थे, वो गैलीलियो की, मीन्स हम बोलते हैं ग्रॉसेट के स्टूडेंट थे। तो ग्रॉसेट भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एम्पिरिकल प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसमें सच एज ल्यूमिनरीज एज अ गैलीलियो, वो गैलीलियो की तरह से उन्होंने जो ढूंढा था वो 17th सेंचुरी पे उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो उनके जो प्यूपिल थे, तो उनका नाम भी एरिस्टोटल के साथ, एविकेना के साथ, गैलीलियो के साथ, न्यूटन के साथ, इन सभी बहुत बड़े दिग्गज नामों के साथ उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने एक प्रोसेस का काम हाथ में लिया था, जिसे हम बोलते कि इस्लामिक एल्केमिस्ट और एरिस्टोटल, उनका जो काम, उन्होंने जो आधा अधूरा होगा या शायद उनका जो काम था उस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, और ऐसा बताया था कि दी आइडिया ऑफ इंडेंशन, कि उन्होंने इंडेंशन का एक आइडिया दिया था। तो जिसकी वजह से अभी का जो हम बोलते हैं कि अभी जो उन्होंने रिसर्च किया, अभी उनके टाइम में उन्होंने जो रिसर्च किया था उसके आगे भी 17 सेंचुरी में या 17वीं सेंचुरी में लोग उसके पास एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहीं पे हम रुकते हैं।